25 लाख रुपए ले लो, आप 50 लाख रुपए ले लो, आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। आप ये ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने का मुद्दा छोड़ दो कि नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि हनुमान बेनीवाल जी अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं या ये है वो है। कब सोच लिया कि मुझको अब नेता ही बनना है, नेतागिरी करनी है, पॉलिटिक्स में जाना है? कि मेरा ज़मीर गवाह नहीं दे रहा। इन राजस्थान के उन नौजवानों के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने तुझे बल्ली का बकरा बना दिया, तेरा कुछ नहीं होगा। मान लिया भर्ती रद्द भी हो जाएगी, तुझे क्या मिलेगा? प्यास बुझाने के लिए हमारे पास एक बूंद पानी तक का नहीं था। न्यायपालिका न्याय कर देती है। उसके बाद में चाहे रविंद्र सिंह भाटी जी हो, चाहे कोई और हो, आप नेताओं को आदर्श मत मानिए, आप लीडर को आदर्श मानिए। पानी से भरी हुई गिलास में अगर 2-3 बूंदे जहर की घुल जाए तो उसको फेंकना ही ऑप्शन होता है कि 5 साल मैं कमाऊंगा, 5 साल तू कमाना, मौज करना, तू मुझ पर आरोप लगाना, मैं तुझ पर आरोप लगाऊंगा, और कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 2028 में अंतिम लड़ाई है। पार्टी 2028 में बड़े ही धूमधाम से सत्ता में कदम रखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं ध्यान फिल्टर्ड पवन, और मेरे साथ हैं माननीय लादूराम जी गोदारा। युवा नेता है, युवा जोश है इनके पास, और एसआई भर्ती आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को लादूराम जी। जी, आप सबको मेरी तरफ से राम राम प्रणाम। मैं भाई पवन को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस डिजिटल मीडिया के अंदर आपका प्रवेश, जन जन तक आप जहाँ कहीं भी अन्याय और इस फील्ड के अंदर जो हम जैसे लोग हैं उनसे आप संवाद और लोगों की जो पीड़ा है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का आप काम करते हो। इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा लादूराम जी गोदारा, आपने ये कब सोच लिया कि मुझको अब नेता ही बनना है, नेतागिरी करनी है, पॉलिटिक्स में जाना है? देखिए पवन भाई, कभी कभी क्या होता है कि आदमी करना कुछ और चाहता है और हो जाता कुछ और है। भविष्य की गर्त में क्या छिपा है, क्या होना है, ये किसी ने नहीं देखा और ना कोई जानता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा या मुझे आना है। हाँ, मुझे इंटरेस्ट शुरू से था। जब हम विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहे थे उस दौरान, और जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, लेकिन जब नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हुए, उनके हकों की जब लड़ाई लड़ने की बात आई, तब हम धीरे धीरे पीछे की पंक्ति से आगे की पंक्ति में आए, और वो जोश, जुनून और वो एक लड़ने का जो इरादा था हमारा, वो हमें ऑटोमेटिक इस राजनीतिक फील्ड के अंदर हमें लेके आया। और जब हम आंदोलन करते गए और लड़ते गए तो हमारी किताबें छूटती गई और गलियां और सड़कें हमारे इससे ज़्यादा आने लगी, और हम राजनीतिक गलियारों के अंदर प्रवेश कर गए। और आज हम ये सोचते हैं कि जहाँ कहीं भी अन्याय और अत्याचार की बात आए, वहाँ हम उनके हक अधिकारों के लिए न्याय लोगों को कैसे मिले वो हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या है? पार्टियां आपके पास बहुत सारी है, अभी भी काम कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनने के पीछे का क्या कारण है? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये वो पार्टी है जो अन्य जो राजस्थान की जो पार्टियां हैं उनसे अलग, उनसे इतर ये पार्टी काम कर रही है। क्योंकि जो नेता जनता के दुखों को अपना दुख समझे, और वो नेता कुर्सी के लिए नहीं, जनता के दिलों में और जनता के हक और अधिकार के लिए दिन रात लड़े, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है उन भ्रष्टाचार की नींव को ध्वस्त करने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वो लोगों का दुख अपना दुख समझ के अगर वो नेता लड़े, वो नेता जिसकी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल, हमें उनसे प्रेरणा मिली, उनसे लड़ने की हिम्मत मिली, और उनको हमने आदर्श माना, और उनको आदर्श मान के हमने ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि ये वो पार्टी है जो हम जैसे लोगों को मौका दे सकती है, हम जैसे लोगों के लिए पार्टी बनी है। क्योंकि नौजवान और किसानों के लिए ये वो पार्टी नहीं है कि जहां आपको बंद कमरों में बैठ के लोगों के
तलवे चाट के या लोगों के पैर पकड़ के आपको जो है ये कहना पड़े कि मुझे मौका दिया जाए। ये वो पार्टी है कि आप काम कीजिए, आप लड़िए और आपको लोगों को न्याय दिलाए। ऑटोमेटिक आपको लोग इस पार्टी के अंदर अपना मानने की कोशिश करते हैं और लोग आपको अपनात्व देते हैं। जैसे कि आपका बहुत बड़ा योगदान था एसआई भर्ती आंदोलन में, और आपको बहुत बहुत बधाई। एसआई भर्ती जो पूर्ण रूप से रद्द हो चुकी है, इस लंबे संघर्ष में आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, क्या क्या समस्याएं आपके इस आंदोलन में आई? देखिए पवन भाई, मेरी राजनीतिक शुरुआत ही ये एसआई भर्ती 2021 का मूवमेंट था। जब मैं 2021 में तैयारी करता था, उस समय जब हमने एसआई की एग्ज़ाम दी थी तो हम इस पेपर लीक और भ्रष्टाचार के दंश से कुछ अंकों से हम रह गए थे। तो हमें पीड़ा हुई कि यार हम मेहनत करने वाले वो लोग जो दिन रात हमने लाइब्रेरी और बंद कमरों में बैठ के किताबों के पन्ने पलट के आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए और इस चकाचौंध भरी दुनिया से अपने आप को हमने अलग सा रखा, और उसके बावजूद वो लोग थानेदार बन गए जो लोग जिनके पास पैसा था, जिनकी अप्रोच बड़ी थी, या जो कुछ और काम धंधे करते थे, और हम लोग बैठे रह गए। तो हमें यूँ लगा कि हमें आगे आके इसके लिए लड़ना चाहिए, और हमने उस समय लड़ने की मुहिम शुरुआत करी। खुदा न खास्ता उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, उल्टे हमारे ऊपर पुलिस की लाठियाँ, मुकदमे, प्रेशराइज हमें किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी लड़ाई ईमानदारी की और सत्यता की होती है तो चाहे वक्त कितना लंबा चले ये कभी मायने नहीं रखता, लेकिन आपका इरादा और आपका हौसला कितना मजबूत है, आपकी लड़ाई में सत्यता कितनी है, कितनी ईमानदारी से आप लड़ रहे हो, या आपका हक के साथ कितने ज़्यादा लोगों ने मिलकर आपके सपनों को नोचने का काम किया, वो हिम्मत हमें मिलती रही। और हमने भगवान पे भरोसा किया और हमने इस सत्यता के ऊपर भरोसा किया कि कहीं ना कहीं न्याय हमें मिलेगा, चाहे कितना लंबा वक्त मिले। और आप मानोगे नहीं कि हम उसी समय हमने साथ में बैठने वाले भाई लोगों को हम कहने लगे कि एक ना एक दिन हम इस भर्ती को कैंसिल करवा के रहेंगे, क्योंकि इसमें इतनी गड़बड़ियाँ हुई है। उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, भर्ती रद्द नहीं की। लेकिन उस समय की विपक्ष में रहने वाली भाजपा सरकार, जो आज सत्ता की चकुंद में सत्ता का चोला ओढ़ के उस दरवाजे पे बैठी है, उस कुर्सी पे बैठी है, इन्होंने हमें वो दिन में तारे दिखाने वाली बातें बताई। तो हमें एक उम्मीद जगी, नौजवानों को एक भरोसा लगा कि कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया तो भाजपा कर सकती है। और नौजवानों ने भर भर के वोट बीजेपी सरकार को दिए, और जब बीजेपी सत्ता में आई तो वो अपने वादा खिलाफी पर उतर आई। उन्होंने नौजवानों की एक नहीं सुनी। उस दौरान हम भी वापस तैयारी में लग गए थे। आरएस की मैं तैयारी कर रहा था। मैंने पहला आंदोलन किया था बीजेपी सरकार बनने के बाद में। 2023 की आरएस की मेंस की एग्ज़ाम होती है जनवरी के अंदर, उस एग्ज़ाम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करवाने के लिए। उस समय हम विश्वविद्यालय से जुड़े थे, तो विश्वविद्यालय गेट पे हम 9 दिन बैठे थे ठिठुरती उस ठंड के अंदर, और 9वें दिन हमारी डेट पोस्टपोन्ड होकर जनवरी से जुलाई में हुई। उस दौरान मैं वापस आरएस की तैयारी में लग गया था। लेकिन जब बीजेपी सरकार ने एसओजी गठित करी तो हमारे पास एविडेंस थे 2021 के उन फर्जी लोगों के, स्टूडेंट्स के। हमने वो परिवाद ले जाके एसओजी को दिए। एसओजी में जाके हमने लोगों की शिकायतें की, जो भी कलेक्ट किए हुए हमारे सारे एविडेंस थे हमने दिए, और एसओजी ने सारे परिवाद दर्ज करके जांच शुरू की। और फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मतलब लोगों की गिरफ्तारियां करनी शुरू हो गई। तो हमारा मन ऐसे मानो कि उस 2 सितारे वर्दी के लिए ऐसे ही था कि इस 21 की भर्ती को कैंसिल करवाना, नहीं जाने कैसे। हमने सोचा कि थोड़ा प्रयास करेंगे कि तो हो सकता है अभी रद्द हो जाएगी। लेकिन हम सरकार से अपील करते गए, अनेकों आंदोलन हमने किए, अनेक धरने दिए, अनेक लोगों के दरवाज़ों तक जाके हमने गुहार लगाई, मंत्रियों तक, सत्ता पक्ष के लोगों तक, विपक्ष के भी उन कई लोगों के तक हम गए। और उसके बाद में जब हमें लगा कि कुछ नहीं होने वाला, तब हमने अंत में हार मान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के पास हम गए, और उन्होंने हमें हमारे कंधे मजबूत किए, और उन्होंने एक ही बात कही कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मैं इस भर्ती को रद्द करवा के रहूँगा। लेकिन उससे भी पहले इतने सारे हमारे सामने विषम कठिनाइयाँ आई जिनको हम लोग शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस दौर के अंदर मुकदमे, आज भी एसआई के मुकदमे हमारे ऊपर पेंडिंग पड़े, और
3 दिन हम भूखे प्यासे, जब उपचुनाव का समय था राजस्थान में 7 सीटों पर, उस टाइम हम टंकी पे चढ़े थे। ना हमारे पास पीने को पानी था, ना हमारे पास खाने को दाना था, लेकिन मन में एक हौसला था कि कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन इस भर्ती को कैंसिल करवाना है। क्योंकि हमने ये ठान लिया था कि भलाई मैं थानेदार नहीं बनूं या मेरे संघर्ष के साथी ये भाई थानेदार नहीं बने, लेकिन पीछे जो जितने भी राजस्थान के युवा है, जो मेहनती है, जो किसान परिवार से निकलकर, उस गांव गलियों से, उस पगडंडियों से निकलकर उन शहर की इन सड़कों के ऊपर आता है, एक भरोसा लेके आता है, एक वो सपना देख के आता है, और जिनके माँ बाप जो दिन रात खेत खलिहानों में काम करके पसीनों से सींच के उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं, उनका भाई, उनकी बहन, उनकी मम्मी, परिवार एक उम्मीद लेके बैठा होता है कि मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है शहर में रह के और वो नई नौकरी हासिल करेगा। लेकिन जब ऐसी पेपर माफिया, ये पेपर चोर, माफियाज लोग और सिस्टम में बैठे हुए वो लोग जो सपनों का सौदा करते हैं, जो मेहनती लोगों को खून के आंसू रुलाता है, वो हमने वो पल देखे जब हमारे पास टेलीफोन आते थे कि भैया हमें आपके ऊपर भरोसा है। क्योंकि उस समय के बेरोजगार नेता बिक चुके थे, और हमारे पास भी, मैं आपको ऐसे बता दूं, जब हम टंकी पे थे या उस अलग दौर में हम संघर्ष कर रहे थे आंदोलन में, ऐसे ऐसे हमारे पास अप्रोच आए, ऐसे ऐसे हमारे पास फ़ोन आए कि आप 25 लाख रुपए ले लो, आप 50 लाख रुपए ले लो, आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है, आप ये SI भर्ती को रद्द कराने का मुद्दा छोड़ दो, आप इससे अलग हो जाओ, इसके बाद में कोई इस मुद्दे को लड़ने वाला नहीं है, ये हमें पता है, आप अलग हो जाओ, आपको जीवन में क्या चाहिए हमें बता दो, आपको कोई नौकरी चाहिए हम लगवा देंगे, आपको 50 लाख रुपए चाहिए, क्या चाहिए बताइए हमें दे दो, आपको राजनीति करनी है हम आपको बीजेपी में ज्वाइन करवा देते हैं, हम आपको कांग्रेस ज्वाइन करवा देते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने फ़ोन किया जो CM के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्होंने ये तक कहा कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी के उस धरने से अलग होके एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि हनुमान बेनीवाल जी अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, या ये है वो है, SI भर्ती का कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद में हम जानेंगे, हमारा काम जानेंगे और आपको हम सीधा CMO में एंट्री करवा देंगे, आप बीजेपी से राजनीति की शुरुआत कर लीजिए, विश्वविद्यालय में आप तैयारी कर रहे हो, आप ABP पैनल से तैयारी स्टार्ट कर दो, हम आपको टिकट देंगे। लेकिन मैंने उन लोगों को एक किया कि मेरा ज़मीर गवाह नहीं दे रहा, मैं उन पैसों में या आपकी पार्टी का फीता पहन के सौदा करने वाला वो लोग नहीं हूँ। मैं उस किसान परिवार से आने वाला हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा ईमानदारी और सत्यता का पाठ पढ़ाया। मैं उस नेता को आइडियल मानता हूँ जिन्होंने वर्षों तक सड़क से लेकर सदन तक उन विषम परिस्थितियों के अंदर लोगों के दुखों को अपना दुख मान के उसने जो है संघर्ष किया और लोगों को न्याय दिलाया। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं छात्र हूँ और छात्र जीवन से ही मैंने लड़ाई लड़ने का जज्बा और हौसला सीखा है और उन लोगों के आंखों के आंसू मैंने देखे हैं। अगर आज मेरे साथ गलत हुआ है तो क्या गारंटी है कि परसों इसके साथ गलत होगा। अगर मैं आज चुप रह जाऊंगा, क्योंकि भगत सिंह ने एक बात कही थी कि अगर आज आपके साथ गलत हो रहा है और आज चुप बैठे हो तो कल किसी और के साथ गलत होगा, परसों किसी और के साथ गलत होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। और हमने उस दौर में एक लड़ने की जो है आगाज और आह्वान किया और हमने ये कहा कि चाहे मेरे साथ गलत हो जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन नौजवानों के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो मैंने एक कोट सुना था केसरी सिंह बारट का। उन्होंने कहा था कि जब वो आंदोलन कर रहे थे उस समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तब उन्होंने अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था। तब उन्हें फांसी देने की जब बात आई तब उन्हें कहा था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपकी माँ से मिल लीजिए। तब उन्होंने कहा था कि अगर इन पूरे लोगों को हंसाने के लिए अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए। और हमने वही सोचा है कि राजस्थान के नौजवानों को मेहनत, हक और अधिकार दिलाने के लिए अगर हमें बलि देनी पड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये नहीं देखा हमारा आने वाला कैरियर क्या होगा, हमने नहीं देखा। हमें जबकि आंखों से पता था कि मुकदमे लगेंगे, जेल जाएंगे, लाठियाँ खाएंगे। यहाँ तक कि परिवार के लोगों ने भी हमें ये कह दिया था कि किस दिशा में जा रहे हो भाई, कर क्या रहे हो। कई सारे लोगों ने हमें मेंटली टॉर्चर किया कि यार तू बच्चा है, अभी तुझे समझ नहीं है, लोगों ने तुझे बल्ली का बकरा बना दिया, तेरा कुछ नहीं होगा, मान लिया भर्ती रद्द भी हो जाएगी, तुझे क्या मिलेगा, कौन सी पार्टी तुझे क्या दे रही है, तुझे हनुमान बेनीवाल जी तुझे क्या दे देंगे। मैंने कहा हमने हनुमान बेनीवाल जी से कुछ नहीं मांगा,
हमने उन्हें यह कहा कि साहब हम अकेले पड़ गए और इन राजस्थान के लोगों को बचा लो, इस राजस्थान को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए इन थानेदारों से बचा लो। अगर ये लोग कंटिन्यू रह गए तो पूरे राजस्थान का बेड़ा गर्क कर देंगे। तब उन्होंने ये कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लड़ो, मैं आपके साथ हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इस भर्ती को हम रद्द करवा के रहेंगे। हमने ये कहा था और उनका ये एहसान हम जीवन भर कभी नहीं चुका पाएंगे कि उन्होंने हम डूबते हुए लोगों को सहारा दिया। उस बुझती हुई चिंगारी के अंदर घी डाल के उन्होंने इस लोग को प्रज्वलित किया और आज पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश गवाही है कि राजस्थान की उस राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक के अंदर उस तपतपाती लू, उस धूप, उस बारिश, उस हर विषम कठिनाई, उस परिस्थितियों के अंदर हमने 127 दिन बैठ के आंदोलन किया। बहुत बड़ी रैली आरएलपी पार्टी ने की और वो रैली से हमें ये प्रेरणा मिली पहले दिन कि इतने लोग एसआई भर्ती को कैंसिल कराने के लिए अपने साधनों से, घरों से निकल के आए हैं। इसका मतलब हमारी लड़ाई छोटी नहीं है। हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों से लड़ रहे हैं। हमारे साथ है तो वो किसान परिवार के मेहनती बच्चे हैं, हमारे साथ है तो वो किसान परिवार से निकलकर अपने दम के ऊपर लड़ाइयाँ करके आज राजस्थान में 30 सालों से संघर्ष करके अपनी एक अनूठी पहचान बनाने वो लोग लीडर हनुमान बेनीवाल है। तब हमने कहा कि हमें लड़ना है, चाहे जितना वक्त लगे। हमने ये नहीं देखा कि 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, वरना बेरोजगार नेता 5-5 साल नहीं लड़ते हैं, लोग बिक जाते हैं 10-10, 20-20 लाख पैसों के अंदर। लेकिन हमने हमारा जमीर नहीं बेचा, हमने 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। आप पूरे मार्केट में जाके कहीं भी पता कर लेना कि लादूराम गोदारा ने या ऐसा ही भर्ती रद्द कराने वालों ने किसी से 1 रुपया चंदा भी लिया हो तो हमें बता देना। हमने हमारी जेब से भटकने के लिए तेल, जहाँ कहीं भी कागज कार्यवाही, जहाँ जरूरत पड़ी कोर्ट वकीलों के लिए, मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम एसआई भर्ती के हमारे उन मेहनती लोगों को जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए। हमने ऐसे ऐसे पैसे मांगे कि यार 50,000 कम पड़ रहे हैं, 1,000, 1,500, 2,000 हमने हमारी जेब से पैसे ले दे के ये लड़ाइयाँ लड़ी। तो वो इतनी सारी विषम परिस्थितियाँ हमारे साथ में आई थी कि जब मैं एक बात बताऊँ, जब हम टंकी पे थे तो दूसरे दिन, जैसे पहले दिन हम दोपहर को चढ़े थे और दूसरे दिन का दौर था, पूरी राजस्थान की पुलिस फोर्स हमारे नीचे आ गई, पूरे राजस्थान का प्रेशर नीचे आ गया, यहाँ तक कि घर पे जाके घर वालों को प्रेशराइज कर लिया, वहाँ से उनको यहाँ लाने लगे तक के तैयार हो गए और न जाने कितने कितने षड्यंत्र रच के जो है हमें नीचे उतारने का प्रयास किया और हमें इस मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि वो लोग जो लोग पहले हमारे साथ थे वो हमें गुमराह करने लगे। तब हमने सोचा था कि जब आज राजस्थान के इतने सारे अधिकारी हमारे नीचे खड़े हैं और आज पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के उस नेशनल मीडिया तक ने वो खबरें चलाई थी, तो हमें लगा कि हमारा लड़ाई सत्यता की है, ईमानदारी की लड़ाई, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो मरना पड़ जाए। और पानी की हम 2 से 3 बोतल लेके चढ़े थे जो पहले दिन ख़त्म हो गई। प्यास बुझाने के लिए हमारे पास 1 घूंट पानी तक का नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जो टंकी बनी हुई थी उस टंकी पे जो पानी रिसाव होता था उस पानी को हम, आप यकीन नहीं करोगे कि हम यूं अंगुलियों से उस पानी को यूं करके यूं होठों के लगा के यूं प्यास बुझाते थे। ये वो पल था जब मैं और मेरा साथी विकास, जब हम दोनों ऊपर थे और दूसरे दिन रात की 2 बजी थी। उस दौर को हम ऐसे बैठे थे कि भाई तू जगा रहे, मैं सोता हूँ, तू जगा रहे। नींद नहीं आती थी क्योंकि पुलिस का डर था कब कौन ऊपर आ जाए हमें पकड़ के ले जाए। लेकिन हमें यह था कि अब इस स्टेज पे आ गए, जीवन के अंदर हमने कोई आंदोलन खड़ा किया, उसको बीच रास्ते छोड़ेंगे या हार मान लेंगे तो दुनिया हमें उस नज़रिए से कहेगी कि तुम बिक गए, तुम में वो हौसला नहीं था। लेकिन हमने कहा कि जब भगत सिंह जैसे लोग हो गए, जब दूसरे लोगों ने इस देश के लिए इतना कुछ किया, तो आज तो इस युग के अंदर हम वो लोग हैं, जब सब कुछ हमारे सामने, हम लड़ेंगे चाहे जो हो, देखेंगे नीचे उतरने के बाद देखेंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बात की बात है, लेकिन अभी तो हम लड़ेंगे। तो रात को 2 बजे हमारे घर पे पुलिस गई, रात को 2-2 बजे चक्कर लगाती थी। मेरे पास मेरी मदर का कॉल आया, मम्मी ने कहा बेटा 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, भूखे प्यासे, क्योंकि उनके पास पुलिस के लोगों ने सूचना पहुंचा दी कि भूखे प्यासे वो मर जाएंगे। तो माँ बाप को बहुत चिंता होती जब आपको खाना पीना नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा बेटा, क्या लेना देना, इस नौकरी में नहीं लग पाया तो दूसरी नौकरी में लग जाएगा, तू अच्छी तैयारी कर रहा है, एक RS लिख रहा है तू। मैंने कहा कि मम्मी भले ही मैं नौकरी लग जाऊंगा और नौकरी लग के परिवार का पालन पोषण कर लूँगा, लेकिन मेरे जैसे हजारों लाखों अभ्यर्थी
जो मेरी जैसी उन परिस्थितियों के अंदर यहाँ शहर में आके तैयारी की और उनका हक मारा गया, उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? आज उन्हें मुझ पे भरोसा है, आज पूरा देश मुझसे उम्मीद लगा के बैठा है कि हमारा भाई अगर लादूराम वहाँ लड़ रहा है तो हमें यकीन है कि वो हमें न्याय दिलाएगा। और आप चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं जेल भी चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, कुछ नहीं होगा। कि मुकद में है, चल जाएगा, कोर्ट कार्यवाही लड़ लूंगा, नहीं तो मैं खुद LLB कर रहा हूँ, LLB खत्म होने के बाद मेरे केस में लड़ लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये हूँ कि मैं इतना काबिल बन जाऊँगा कि मैं आपको कभी ऐसे महसूस नहीं होने दूंगा कि आपका बेटा ने कभी कहीं जाके गलत किया है। आपका बेटा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। और उस दौर के बाद हम नीचे उतरे, किरोड़ी लाल जी आए हमें उतारने, अनेकों परिस्थितियाँ आई, हम विश्वविद्यालय के गेट पे बैठ के लड़े। मतलब ऐसे मैं कहूँगा तो इतना सारा लंबा एंट्री हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं है, इतने सारे आंदोलन थे। लेकिन मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि इतनी सारी विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने थी, इतनी बाधाएं थी कि परिवार की फिक्र थी, खुद के भविष्य की फिक्र थी, क्योंकि हम अचानक से स्टूडेंट लाइफ से इस पॉलिटिक्स लाइफ पर हम आए। क्योंकि जब हमने शुरू किया तो 5, 6, 7, 8 महीने बीतते चले गए और ऑटोमेटिक हम इस फील्ड में आ गए, तो किताबें सब हम भूल गए और मुद्दा लंबा खींचता गया और हम आंदोलन करते गए। उसके बाद में जब सिंगल बेंच से भर्ती रद्द हुई तो हमने बड़ी खुशियाँ मनाई। उसके बाद में सरकार ने भी एक बार कहा कि हमारी SOG से रद्द हुई, लेकिन सरकार फिर डबल बैच में चली जाती है, ट्रेनिंग थानादारों का साथ देती है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डबल बैच भी राजस्थान के नौजवानों के हित में एक नज़ीर पेश करती है, भर्ती रद्द करके एक लैंडमार्क फैसला सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखती है। उसके बाद में फिर वही ट्रेनिंग थानेदार सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखते हैं और वहाँ SLP दायर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी पहली हियरिंग में उनकी SLP को खारिज करते हुए ये कहती है कि जब गिलास के अंदर पानी से भरी हुई गिलास में अगर 2-3 बूंदे जहर की घुल जाए तो उसको फेंकना ही ऑप्शन होता है। क्योंकि जब 2021 से 25 तक की प्रक्रिया आई तो गलत सही को छंटनी महसूस नहीं कर सकते थे, कोई अलग नहीं कर सकता था। उस फैसले का हमने स्वागत किया। उसके बाद में भी जो है कुछ लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि भर्ती को बचा लीजिए। फिर भी हमने उन लोगों से कहा कि जो आप में से ईमानदार है, हमारी आप लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई है उस सिस्टम से, हमारी लड़ाई है उस सत्ता से जिन्होंने ये गलत काम किए। हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, आप ईमानदार हो। मुझे भी दुख है कि इस पूरे मूवमेंट में 150 जो ईमानदार लोग थे उनके साथ गलत हुआ, इसमें कोई दावा नहीं। लेकिन जब सिस्टम की पारदर्शिता की बात आए, जब निष्पक्षता की बात आए, उस समय अगर कुछ निर्दोष लोगों के साथ गलत होता है तो आपको उसके अंदर आहुति देनी चाहिए कि इस इतने बड़े भयंकर फर्जीवाड़े के अंदर जब आप 100-200 लोग ईमानदार रह गए, लेकिन पीछे 8 लाख लोग अपनी मेहनत का आजमा नहीं पाए, वो लोग उनके साथ कितने गलत होगा। तो हमने ऐसे करके ये कहा कि आगे से एक ऐसा नजीर होना चाहिए कि पेपर लिंक पे लगाम लगे, माफियाओं की शिकंजा कसे, और वो मुद्दा हमने कहा। और हनुमान बेनीवाल जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम मैं उन मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को सबको मैं जो है आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे इस 5 वर्षों की लड़ाई में, इस संघर्ष में आप लोगों ने जो हमें स्नेह, जो संघर्ष में जो साथ, सहयोग, समर्पण हमें दिया, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और जिन्होंने भी मुझे हिम्मत दी, हमेशा हमारा साथ दिया, उनके लिए हम हमेशा शुक्रिया अदा रहेंगे। और RLP पार्टी और हनुमान जी का हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे जिन्होंने हमारी उस डूबती हुई, उस बुझती हुई आग के अंदर घी डाल के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम किया। इसके लिए पूरा राजस्थान नहीं, पूरे देश के नौजवान हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आंदोलन के समय एक मजबूत नेता देखे जाते हैं राजस्थान से, रविंदर सिंह भाटी जिनका नाम है। उन्होंने कहा कि छात्रों के नाम पर यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। अब SI भर्ती का आंदोलन सफल रहा, SI भर्ती जो पेपर है वो रद्द हो चुका है पूर्णतः, तो अब उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, रविंदर सिंह भाटी जी यूनिवर्सिटी से निकल के और सबसे कम उम्र में निर्दलीय विधायक बन के आए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें वो एबिलिटी है, उनमें वो संघर्ष की जो है सारे उसके अंदर वो है। तब इतनी सी कम उम्र में लोगों ने उनको विधानसभा के अंदर पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जब न्यायपालिका न्याय कर देती है, उसके बाद में चाहे रविंदर सिंह भाटी जी हो, चाहे कोई और हो, किसी की नहीं चलती। क्योंकि न्यायालय चलता है तथ्यों से, सबूतों से, न्यायालय भावनाओं से नहीं चलता। न्यायालय ये नहीं देखता कि रविंदर सिंह भाटी क्या बयान दे रहे हैं, न्यायालय ये नहीं देखता। न्यायालय ये देखता है कि पूरा राजस्थान क्या चाह रहा है, राजस्थान के नौजवान क्या चाह रहे हैं। पूरा राजस्थान ये चाह रहा था कि ये भर्ती रद्द हो,
और उसी के नाते जब एविडेंस और तथ्य इतने सारे मजबूत थे कि दूध और पानी को मिला हुआ को अलग नहीं कर सकते, एविडेंस मिटा दिए गए, तो करना था। मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि जब बात ऐसे सिस्टम की गड़बड़ियों की आए या भ्रष्टाचार की आए, उस समय अगर कुछ लोग उसके अंदर अपनी आहुति पे भी आए तो आपको ये कहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार जो होता है ना, अगर आप किसी भी काम में कैपेबल हो, आप ईमानदार हो, अगर वो काम आपको दोबारा करने को कहे आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गाड़ी चला सकता हूँ और 5 साल मैंने गाड़ी नहीं चलाई और 6वें साल मुझे कोई कह दे कि आप गाड़ी चलाओ, तो ये तो है नहीं, मैंने चला नहीं सकता। थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन अगर मैं रूटीन में वापस आऊँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं उन तमाम मेरे ईमानदार भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने आप पे भरोसा रखते हुए, अपनी काबिलियत पे आपको जो है भरोसा रखते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए आपको वापस तैयारी करनी चाहिए। आप दिखाओ, जैसे वो ईमानदार लोग बयान देते हैं, आपने सुने होंगे कि हमारे में से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों ने बयान दिया था कि 400-500 तो 400 से ज़्यादा RS बन गए, कुछ लोग अन्य जॉब में लग गए, कुछ लोग जॉब छोड़ के आए, तो फिर ऐसे तो 700-800 हो गए, तो 859 की भर्ती थी टोटल, फिर बचे कितने? इसका मतलब तो आप ईमानदार तो ऑलरेडी हो, तो फिर जो बचे कच्चे हैं वो भी वापस जब भर्ती रद्द हुई तो आप एग्जाम दे लेना, बन जाना थानेदार। तो ये तथ्य अलग होते हैं और सत्यता अलग होती है। लेकिन फिर भी रविंद्र सिंह भाटी जी ने उन मेहनती ईमानदार थानेदारों के लिए प्रयास किया, उनको भी बधाई। भाई सब ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन ईमानदार और सत्यता के सामने झूठ और फेरप की रफ्तार नहीं टिकती है, तो उनको हमारी ओर से बधाई। और जो मेहनती और ईमानदार भाई है उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द तैयारी करना चाहिए। आज सरकार ने भी जो है RPSC को अनुशंसा कर दी, RPSC ने भर्ती रद्द का नोटिस भी जारी कर दिया और ये भी कह दिया कि जो लोग उस समय एग्जाम में बैठे थे उन लोगों की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए। तो मैं उन तमाम लोगों को मेरी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं और दुआ देता हूं, और भगवान से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग जो ईमानदार हो वास्तव के अंदर, वो थानेदार बन के आए और दिखाए लोगों को कि हम ईमानदार थे, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। और जो अन्य लोग जो उस समय चयनित नहीं हो पाए थे, हमारे जो मेहनती भाई जो हम भर्ती रद्द करने के लिए प्रयास कर रहे थे, मैं मेरे उन भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि जिस कड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जिस मौके का आप इंतजार कर रहे थे, वो आपके पास आ चुका है। अब आप सब कुछ त्याग करके आप उन लोगों को दिखाइए कि हमारी सीट आपने हासिल की थी और वास्तव में उसके हकदार हम थे। आप अपना भविष्य उसके अंदर आजमाइए और थानेदार बनिए और राजस्थान के उन गरीब किसान परिवारों के हित के अंदर उन लोगों के काम आइए। आपका भी बहुत सहयोग था इस भर्ती को रद्द कराने में, लेकिन आप किसको योगदान देना चाहोगे? सबसे बड़ा योगदान किसका रहा इस भर्ती को रद्द कराने में? देखिए, ऐसे तो योगदान की बात कहूँ तो मैं सबको योगदान दूंगा जिन्होंने भी इस लड़ाई के अंदर, इस आग के अंदर अपनी आहुति दी है। क्योंकि कोई भी मूवमेंट या कोई भी लड़ाई हो, एक अकेला नहीं लड़ सकता। जैसे हम लोगों ने वो हिम्मत की, हम लोगों ने लोगों को एक मोटिवेट किया, लोगों को भरोसा जताया और लोगों को हम पे भरोसा था, हमने वो अगुवाई की, आगे की पंक्ति में खड़े रह के हमने हमेशा लोगों को भरोसा दिलाया कि भाई हम इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचा के रहेंगे, आपको जीत दिलाएंगे। लेकिन इसके पीछे कुछ लड़ाइयों में, पर्दे के पीछे भी खूब लोग होते हैं जो आगे नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग किया। तो पॉलिटिकल अप्रोच, लोगों की सहयोग, स्टूडेंट्स का हमारे साथ सहयोग, और हर पड़ाव के अंदर हर उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने एक रत्ती भर भी हमारे इस लड़ाई के अंदर अपना साथ, सहयोग और समर्पण दिया। और वैसे मैं विशेष रूप से सहयोग दूंगा हनुमान बेनीवाल जी को, कि जिन्होंने हमें कभी कमजोर नहीं होने दिया। जब हम लोग ऐसे हिम्मत हार गए थे, क्योंकि देखिए कि एक जब स्टूडेंट होता है, जब उसके पास साधन संसाधन कुछ नहीं होता और वो लड़ाई लड़ता है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ उसके सामने आती है, उसको डर होता है, क्योंकि वो अचानक पढ़ते पढ़ते इस लाइफ में आया। जब उसको कोई बड़ा नेता अगर उसको ये कहे, उसको लाड प्यार करके और उसकी पीठ थपथपा ये कहे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, और उस नेता के आह्वान पे जब पूरे राजस्थान एक नज़र से हमें प्यार और हमें हिम्मत देता रहा और वो कहता रहा कि चिंता मत को, आप लड़िए, हम हमारे साथ हैं, तो उस नेता ने हमारी उस लड़ाई को पूरे राजस्थान, नहीं पूरे देश भर के अंदर उस भ्रष्टाचार की नींव को लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि SI भर्ती में ऐसी गड़बड़ी और हमें हिम्मत दी।
और जब कोई बड़ा नेता आपके साथ आता है तो सत्ता, सरकार, सिस्टम सबकी नज़र उस मोमेंट पे होती है, वो नज़र रही। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये देखती पाई कि राजस्थान की जनता क्या चाह रही है, उस नज़रिए से हुई। इसलिए मैं सबसे बड़ा अमूल्य इस धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ पूरे राजस्थान के हमारे मेहनती युवाओं की तरफ से, मेरे नेता नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी को, उनकी पार्टी को, जिन्होंने अपने अपने साधनों से दूर दराज से राजस्थान के, चाहे गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक की बात हो, चाहे जैसलमेर से लेके धौलपुर तक की बात हो, उन्होंने हमेशा यहाँ जयपुर आके हमें हिम्मत दी, हौसला दिया और इस लड़ाई के अंदर हमेशा हमें मोटिवेट रखा। और जब जब जरूरत आई तब तब वो चला के हमारे बीच में आए और उन्होंने हमारे इस आंदोलन को जो है मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। इसलिए और उसके बाद मैं किरोड़ी लाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जब हम विषम परिस्थितियों के अंदर थे उस दौर में उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। और इसके साथ साथ हमारे एडवोकेटों को हम धन्यवाद देंगे, हमारे याचिकाकर्ताओं को धन्यवाद देंगे और हमारे साथ सहयोग में जितने भी आंदोलन की अगुवाई करने के लिए हमारे भाई बहन थे उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके संघर्ष के बदौलत हम सब लोगों ने एक सामूहिक रूप से जो मिलकर इस लड़ाई का आगाज किया था उसका समापन जैसा हमने सोचा था कि उन मेहनती युवाओं को जीत दिला के सत्यता के साथ हमने इसका समापन किया। आप अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पॉलिटिक्स में पूर्णतः सक्रिय हो चुके हो, तो जो अभी चल रहा है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 2028 में अंतिम लड़ाई है, तो क्या ये एक प्रकार से नैरेटिव ही है क्या, लोगों को जोड़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मौका देने का कि भाई हमारे साथ आ जाओ, अब हम लास्ट मौका दे रहे हैं, या फिर इसके बाद भी संघर्ष जारी रहेगा? कि ये नैरेटिव सेट नहीं हो रहा, ये एक लोगों को जगाया जा रहा है कि 2018 में बनी पार्टी, जब आप कांग्रेस भाजपा कभी वो गलत करती कभी ये गलत करती, और आप सब लोग उनके किए हुए भ्रष्टाचार और उनके किए हुए उन घोटालों, उनके अन्याय और अत्याचार को आप लोग सहन कर रहे हो। एक बार वो पार्टी करती है, दूसरी पार्टी आपको उस पार्टी की कमियां गिनाती है, आप उनको वोट देते हो। तो लोगों को वो जगाने का काम किया जा रहा है कि कब आप जागोगे, कब सोचोगे, कब आप राजस्थान में धरातल से निकलकर उन लीडरों को पहचानोगे। और मैं लोगों को कहता हूं कि आप नेताओं को आदर्श मत मानिए, आप लीडर को आदर्श मानिए। नेता और लीडर में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेता होता है जो सूट बूट लगा के केवल आपके बीच में एक पल आपको दिखेगा, जैसे हमें उसकी रात चांद कैसा नजर आता है वैसे नेता उस पखवाड़े में एक बार आपको नजर आएगा। और जो लीडर होता है वो हमेशा हर आपकी उस कठिनाइयों में, हर उस दुख के अंदर, हर आपके सुख के अंदर आपके बीच में रहेगा हमेशा। और वो लीडर हनुमान बेनीवाल है जो हमेशा उसको उस सड़कों से लेकर सदन तक, सुबह से लेकर रात दिन, और हमेशा उसको देखोगे जनता के बीच में रहेगा। तो वो जनता को जगा रहा है कि आप जगिए। आप महसूस करोगे बाद में कि वास्तव के अंदर हनुमान बेनीवाल ने हमें बहुत उस समय जगाने का काम किया, हम लोगों को दिखाने का काम किया, हम लोगों को मजबूत करने का काम किया। और हमारे लिए लड़ने के लिए उसने सत्ता से टकराया, अपने परिवार को समय नहीं दे पाया और उन कठिनाइयों को उन्होंने झेला है। और फिर भी वो इतना मजबूत है, तो वो जगाया जा रहा है। और लोगों को कहा जा रहा है कि जब आप 2 बार चुनाव हो गए, दोनों बार भी आपने इस पार्टी को मौका नहीं दिया, 3-0 लेके आ गए, और अगर आप 28 में भी इस पार्टी को नहीं समझोगे, इस पार्टी को आप सत्ता तक नहीं पहुंचाओगे, और हनुमान बेनीवाल जी के जो हौसले, जो उनका एक नैरेटिव है, अगर उस पर आप कामयाब नहीं हो पाओगे तो फिर हनुमान बेनीवाल क्यों लड़ेगा आपके लिए, बताओ। जब जनता चाहती है कि हमें गुलामी करनी है बीजेपी कांग्रेस की, तो फिर कौन लड़ेगा इन जनता के लिए, मुझे बताओ। क्योंकि एक लीडर कब तक लड़ेगा जब उसके पीछे सारे लोग पड़ जाते हैं। आज कांग्रेस, बीजेपी, यहाँ तक कि दिल्ली तक के लोग हनुमान बेनीवाल जी के पीछे पड़े, फिर भी वो इतने मजबूत हैं क्योंकि उनके ऊपर एक काला दाग नहीं है। सफ़ेद कॉलर का आदमी है, वो दूसरे नेताओं की तरह सफ़ेद चोले पायजामा पहना के नहीं घूमता। तो जो सफ़ेद चोले पायजामा पहन के घूमते हैं उन सब के ऊपर दाग होता है। वो आम जीवन की तरह, लोग जैसे जीवन जीते हैं वैसे लोगों के बीच में रहता है। कभी आप में उनको महंगे वाले शौक उनमें नज़र नहीं आएंगे, कभी बंद कमरों वाले उस फर्श पे वो नज़र नहीं आएंगे। वो हमेशा खाट मिली तो खाट पे, कुर्सी मिली तो कुर्सी, आंगन मिला तो आंगन में, सड़क मिली तो सड़क, सदन मिला तो सदन, हर जगह जनता के बीच में रहेगा। वो होता है लीडर। और नेता वो होते हैं जो सूट बूट लगा के लोगों के बीच में आएंगे, भाषण देकर निकल जाएंगे और लोग उन पर विश्वास कर लेंगे। इसलिए वो लोगों को कह रहे हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय, संगठन की विचारधारा से ऊपर उठिए, इन कांग्रेस और भाजपा की गुलामगिरी से ऊपर उठिए,
इन सत्ता के चंगुल में जो नेता आपको बड़े बड़े आसियाने और बड़े बड़े आपको जो वादे दिखाए जा रहे हैं, उन वादों से बाहर निकलिए। आंखों का चश्मा हटा के देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आज बीजेपी बात करती है धर्म की, गायों की रक्षा की। आज कितना बड़ा अत्याचार अगर राजस्थान ही नहीं पूरे देश में देखोगे सबसे ज़्यादा गायों के साथ हो रहा है। संतों की धर्म की बात करती है। आज भैराना धाम में संत कितने समय से आज बैठे हैं उस धामों को बचाने के लिए, क्योंकि इनका एक धंधा हो चुका है कि 5 साल मैं कमाऊंगा, 5 साल तू कमाना, मौज करना, तू मुझ पे आरोप लगाना, मैं तुझ पे आरोप लगाऊंगा, और कोई बात नहीं है। वो गाना है ना कि कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर मैं चलूं, बस इनका वो है कि कुछ साल हम राज करेंगे, कुछ साल तुम राज करना, उसके बाद में कोई नहीं। जनता का क्या है, हम मीडिया पे बयानबाजी करके उल्लू सीधा करके और जनता को बेवकूफ़ गणाएंगे। और जनता तो भोली भाली है। कोई कहेगा मैं मेरी जाति का नेता है, वो कह रहा मेरी कास्ट का है, वो मेरे संप्रदाय का है, मेरे गाँव का है, मेरी रिश्तेदारी। इन चीज़ों से ऊपर उठिए। आप आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए लड़िए। तब आपको महसूस होगा कि सत्ता का काम वो होता है ना। सत्ता का काम ये होता है कि आप नेता के साथ जाके फोटो खिंचवा के बैठ के मेरा नेता, उससे फायदा नहीं मिलेगा। जब आपका नेता आपके क्षेत्र के लिए, आपके लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए वो कुछ नहीं कर सकता तो वो नेता नहीं है। और मैं उसे नेता नहीं मानता जब वो नेता अपने क्षेत्र, अपने लोगों, अपनी बिरादरी और 36 कौम पे जब बात आए हकों की, अधिकारों की या न्याय की, और उस समय वो सत्ता के चंगुल में जब वो ओढ़ के बैठ जाए। अरे आप समझिए तो सही कि आप बैठे किस लिए हो। आपको MLAs, MPs लोगों ने बनाया है, विकास के लिए बनाया, काम के लिए बनाया, न्याय के लिए बनाया। आप वो कीजिए, वरना तो ऐसे सारे लोग बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमने ये एक अभी जो आप देखोगे फिलहाल राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी जो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि 2028 अंतिम है, उससे लोग खूब ज़्यादा जाग रहे हैं, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों को महसूस हो रहा है कि ये नेता और ये पार्टी हमारे लिए। और आप देखोगे हर जगह कहीं आंदोलन या दुख दर्द की बात होती, वहाँ केवल एक ही पार्टी आपको नजर आएगी जो लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। और 28 आते आते आप देखोगे कि राजस्थान में कैसी लहर चलेगी, एक नई ऐसी आशा की किरण लोगों में जगेगी। हर जगह आपको RLP पार्टी के चेहरे नजर आएंगे और RLP पार्टी 2028 में बड़े ही धूमधाम से जो है सत्ता के गलियारों तक चुनाव लड़ेगी और अच्छे जो है वोटों से चुनाव जीत के सत्ता में कदम रखेगी। बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़, अग्रिम बधाई आपको इस चीज़। बिल्कुल, शुभकामनाएं। आप खुद स्टूडेंट, छात्र, राजनीति से आते हो, छात्र हो, और पिछले कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टूडेंट विंग की। तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या कुछ है? देखिए, हमारे नेता, पार्टी के सुप्रीमो और जो हमारा पार्टी का जो संगठन जो है वो इस पे काम कर रहा है। चीज़ें में क्या होता है कि एक वक्त लगता है। हम ये चाहते हैं कि उस स्टूडेंट विंग के अंदर हम उन लोगों को लेके आए जो लोग संघर्ष कर सकते हैं, जो लोग लड़ सकते हैं। उन लोगों को लिए नहीं जो डरने वाले हों या लोगों की बातों में आके भागने वाले हों या लोगों के फ़ोन नहीं उठाए, लोगों के काम नहीं कर पाए। हम उन लोगों को नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक स्टूडेंट विंग की बात रही, जब नेताजी ने स्टूडेंट विंग बनाने की बात भी कही और उसके बाद हमारी चर्चा भी चली और चर्चा चल भी रही है, लेकिन उससे भी पहले हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज राजस्थान के अंदर स्टूडेंट विंग की ज़रूरत पड़ती है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव पिछले 3 साल से बंद पड़े। हम ये चाहते हैं कि सरकार एक बार पंचायती राज के चुनाव का आगाज करे, पंचायती राज के चुनाव हो, और उसके बाद में हम स्टूडेंट विंग के साथ में एक बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में करें और छात्र संघ के चुनाव वापस से चालू करवाए, और उसके बाद में हम स्टूडेंट विंग की घोषणा करें और लोगों को मौका मिले। और कब घोषणा होगी, क्या होगा, ये पार्टी और संगठन तैयारी कर रहा है और इस पर अच्छा उनका प्रयास चल रहा है। और बाकी कब होगा, क्या होगा, इस पर मेरे से ज़्यादा हनुमान बेनीवाल जी बता सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संगठन के बारे में हम ज़्यादा बता नहीं सकते। हमें एक पार्टी मौका देती है, हमें पार्टी आह्वान करती है, जहाँ कहीं भी दिशा निर्देश होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में 2-4 अच्छे खासे नेता देखे जाते थे वो, और अभी दूसरी पार्टी में चले गए हैं, दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है और अच्छे पद पर हैं। तो इन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या पार्टी इन लोगों को वो नहीं दे पाई जो इनको चाहिए था? कि आप तो वर्तमान की बात करो,
पीछे क्या हुआ, पीछे तो बहुत राजस्थान के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने लोगों को लूटने का काम किया। एक तरह से आप कहोगे कि वंशवाद की प्रक्रिया चलाई उन लोगों ने, लेकिन ये हनुमान बेनीवाल जी की ही विचारधारा और प्राथमिकता है कि उन्होंने लोगों को जगाया। किसान परिवार से, गांव ढाणियों से लोगों को निकाल के लाए, मजदूरी करने वालों को, काम करने वालों को, और उन यूथ को, किसानों को और महिलाओं को लेके आए, उनको राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, लोगों को मौका दिया। वो ये पार्टी है। और जो लोग छोड़ के गए उनकी कुछ आपसी विचारधारा वैसी रही होगी या उनको लोभ लालच लगा होगा, लेकिन जो लोग छोड़ के भी गए वो लोग वहाँ भी आज खुश नहीं है।